नमस्कार दोस्तों, विलेजर इन्वेस्टर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई गरीब आदमी है, चाहे कोई अमीर आदमी है, चाहे कोई गांव में रहने वाला है, चाहे कोई शहर में रहने वाला है, या चाहे फिर कोई रेगुलर इनकम वाला है, चाहे या फिर कोई किसान है जिसको लगभग 6 महीने में आमदनी होती है। आज हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये पर्सनल फाइनेंस क्या है, इसके बाद देखेंगे पर्सनल फाइनेंस की जरूरत क्यों है, और लास्ट में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस अपने पैसे को सही तरह से यूज करने की एक कला है। पर्सनल फाइनेंस में पैसे से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अपने घर का बजट बनाना, बैंक रिलेटेड सारी जानकारी, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग, और अपने टैक्स को मैनेज करना आदि। आपने बहुत से ऐसे आदमी देखे होंगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, पर जब कोई इमरजेंसी आती है तो उनके पास अपना कुछ पैसा नहीं मिलता है। उस इमरजेंसी का सामना करने के लिए उनको इधर उधर से ही पैसा लेना पड़ता है। और दूसरे ऐसे आदमी भी देखे होंगे जो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आने में उसका सामना करने के लिए उनको इधर उधर से पैसा नहीं लेना पड़ता है। दोनों में फर्क बस पर्सनल फाइनेंस का ही है। पहले वाले ने अपना पर्सनल फाइनेंस सही तरीके से मैनेज नहीं किया और दूसरे वाले ने अपना पर्सनल फाइनेंस अच्छे तरीके से मैनेज किया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस, यानी कि पर्सनल फाइनेंस हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पर्सनल फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करके आप अपने पर्सनल फाइनेंस गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी इमरजेंसी का सामना करने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना, अपने बच्चों की शादी के लिए धन इकट्ठा करना, या फिर एक घर खरीदना और या एक कार खरीदना। ये सभी हमारे फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं। किसी का फाइनेंशियल गोल फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो, पर्सनल फाइनेंस के द्वारा उस गोल को अचीव किया जा सकता है। चलो अब हम देखते हैं पर्सनल फाइनेंस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये किस पर डिपेंड होता है। पर्सनल फाइनेंस मेनली 5 चीजों पर डिपेंड होता है। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 स्पेंडिंग, नंबर 3 सेविंग, नंबर 4 इन्वेस्टिंग एंड नंबर 5 प्रोटेक्शन। चलो अब हम एक एक टॉपिक को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आता है इनकम। इनकम पर्सनल फाइनेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। इनकम में सारा कैश इनफ्लो आ जाता है, जिसको हम बाद में अपने एक्सपेंसेस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट खर्च करते हैं। इनकम में सब तरह की आमदनी इंक्लूड होती है, जैसे कि आप नौकरी करते हैं तो उसमें जो सैलरी मिलती है वो इनकम में इंक्लूड होगी। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टिंग कर रखा है, उससे जो डिविडेंड मिलता है वो भी इनकम में इंक्लूड होगा। अगर आप खेती करते हैं, उससे जो आमदनी होती है वो भी इनकम होती है। अगर आपने कोई घर या कोई दुकान रेंट पे दे रखी है, उससे जो रेंट आता है वो भी इनकम में इंक्लूड होता है। अगर आप कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उससे कुछ इनकम आ रही है, उसको भी हम इनकम में इंक्लूड करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है उसको हम इनकम मानते हैं। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है स्पेंडिंग। स्पेंडिंग का मतलब है खर्च करना। खर्चे का मतलब है जो टोटल कैश हमारे पास से जा रहा है। खर्चे में सब इंक्लूड होता है, जैसे कि अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो जो रेंट पे करते हैं वो इंक्लूड होगा। होम लोन ले रखा है या फिर कार लोन ले रखा है, उसकी जो EMI दे रहे हैं वो, ग्रोसरीज पे जो खर्चा हो रहा है वो, अपनी हॉबीज पे कुछ खर्चा कर रहे हैं वो, घर में कुछ रिपेयर का काम करवाया है या फिर फर्निशिंग करवाई है, वो भी खर्चे में काउंट होता है। ट्रेवलिंग का कोई खर्चा है या फिर एंटरटेनमेंट का खर्चा है, सारा स्पेंडिंग में काउंट होता है। स्पेंडिंग का पर्सनल फाइनेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आदमी को हमेशा अपना खर्चा अपनी इनकम से कम रखना चाहिए। हम सबको ये पता होता है, फिर भी कुछ लोग डेट ट्रैप यानी कि ऋण के जाल में फंस जाते हैं। ऋण किसी भी आदमी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। मेनली अगर आपने हाई इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है या फिर कोई हाई इंटरेस्ट रेट वाला पर्सनल लोन ले रखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि खर्चे को ध्यान से करना चाहिए, इनकम से अधिक नहीं होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस का तीसरा कंपोनेंट है सेविंग। अपनी इनकम में से सारे खर्चे निकालने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है उसको सेविंग बोलते हैं। हमें अपनी सेविंग्स को बढ़ाते रहना चाहिए। अगर कोई बड़ा खर्चा आता है या फिर कोई इमरजेंसी आता है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए। हमारे पास जो सेविंग्स बचती हैं उसको हमें अच्छे तरीके से निवेश करना पड़ेगा, तभी हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आसानी से पा सकते हैं। हमारी जितनी भी सेविंग हो रही है
हैं, अगर हम उसको बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में रखते हैं वो एक तरह से वेस्ट ही है, क्योंकि वो पैसा अपने परचेजिंग पावर को महंगाई के कारण खो देता है। भारत की महंगाई दर लगभग 6 से 7% सालाना है, पर अपने सेविंग अकाउंट में तो 3.5 से 4% ही ब्याज मिलता है। मतलब सालाना 2 से 3% का हमें लॉस हो जाता है। सभी चीजों की कीमत रेगुलरली बढ़ती रहती है, पर हमारी इनकम इतनी गति से नहीं बढ़ती है। सबसे पहले तो हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस फंड को हम यूज कर सकें। इमरजेंसी फंड में लगभग अपने 6 महीने का एक्सपेंडिचर के जितना पैसा होना चाहिए। जैसे कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाती है या फिर किसी की नौकरी चली जाती है, तो हम उस इमरजेंसी फंड का यूज करके अपने डे टू डे खर्चे आराम से कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड होने से जो पैसा हमने लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे एसेट्स में लगा रखा है उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेविंग के लिए एक्सपर्ट्स लोग एक 50-30-20 रूल बताते हैं। इसका मतलब है 50% ऑफ योर इनकम, मतलब आपकी आमदनी का 50% पैसा आपकी जरूरत की चीजों में खर्च होता है। जैसे आपके घर का रेंट हो गया, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा हो गया, ग्रोसरीज का खर्चा हो गया, घर की EMI हो गई आदि। इसके बाद 30% पैसा अपनी वांट्स में खर्च कर सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कर सकते हैं। जैसे कि बाहर खाना खा के आना है, कोई मूवी देख के आनी है, कोई मैच देख के आना है, या फिर कहीं किसी वेकेशन पे जाना है। बाकी बचा हुआ 20% पैसा आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए अलोकेट करना है। उस 20% पैसे को आप रिस्की एसेट्स में लगा सकते हैं, जिससे आपको महंगाई की अपेक्षा ज्यादा रिटर्न मिल सके। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपने सेविंग एलिमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल को और जल्दी अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल का पर्सनल फाइनेंस के 4 कंपोनेंट है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब एसेट्स खरीदना है, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर आदि। बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग में फर्क नहीं कर पाते हैं। वो सेविंग को ही इन्वेस्टिंग समझ बैठते हैं और अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में ही रहने देते हैं या फिर उसका बैंक में ही FD कर देते हैं। FD का रिटर्न भी महंगाई से ज्यादा नहीं होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब है हमें महंगाई से ज्यादा रिटर्न लेना चाहिए। इन्वेस्टिंग का मेन उद्देश्य किसी भी इंडिविजुअल की वेल्थ को बढ़ाना है। इन्वेस्टिंग रिस्क के साथ आती है। इसमें सभी एसेट्स का भाव ऊपर ही जाएगा ऐसा पक्का नहीं होता है। इसमें कभी कभी लॉस भी हो सकता है, पर अगर अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। रिस्क तो सब चीजों में है। आप अपनी बाइक से या कार से अपने ऑफिस में या फिर किसी काम से इधर उधर जाते हैं तो उसमें भी तो रिस्क है, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए। पर एक्सीडेंट के रिस्क के चलते आप कार या बाइक चलाना छोड़ तो नहीं देते ना। बाइक पर हेलमेट लगा के और कार में सीट बेल्ट बांधकर हम अपने रिस्क को थोड़ा कम कर लेते हैं। अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो भी जाए तो हम बच जाएं। इसी तरह इन्वेस्टिंग में भी अपने रिस्क को मैनेज करते हुए इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें काफी डर लगता है लोगों को। हमें इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग पर बहुत सी बुक्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोज हैं जिससे आप इन्वेस्टिंग को सीख सकते हैं और अपने पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने में सहायता हो सके। आजकल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही अच्छा साधन है। म्यूचुअल फंड के जरिए हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने में काफी सहायता मिलती है। आने वाले वीडियोज में मैं म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग को एक ही समझते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग भी हमें सेविंग के बारे में तो सिखाते रहते हैं, पर इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं बताते हैं। सेविंग एक स्लो साधन है और इन्वेस्टिंग एक फास्ट साधन है। जैसे आपको दिल्ली से बम्बई जाना है तो आप बैलगाड़ी में तो नहीं जाएंगे ना, या तो आप ट्रेन में जाएंगे या फिर आप एरोप्लेन में जाएंगे। इसी तरह अगर आपको अपनी वेल्थ को बढ़ाना है तो इन्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा। महंगाई से ज्यादा रिटर्न आएगा तभी वेल्थ बनेगी और आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे। पर्सनल फाइनेंस का 5वां कंपोनेंट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है किसी भी अनफोर्सीन इवेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी या फिर एक्सीडेंट हो जाना, जिससे हमारी पूरी वेल्थ जा सकती है। प्रोटेक्शन के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अपने घर का इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग आती है। इन्वेस्टिंग और प्रोटेक्शन दोनों अलग अलग हैं, पर बहुत से एजेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट को भी इन्वेस्टमेंट बताकर बेच जाते हैं। अगर हमें पर्सनल फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है तो हम यह
पहचान सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की हमें जरूरत है और किस प्रोडक्ट की हमें जरूरत नहीं है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में कई प्रकार के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आते हैं, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, इंडोमेंट प्लान्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यानी कि यूलिप एटसेट्रा। इंश्योरेंस एजेंट यूलिप या फिर एंडोमेंट प्लान्स को इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का साधन बताकर हमें बेच जाते हैं। उस प्लान की पूरी जानकारी हमें नहीं बताते हैं। हमें अगर लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में कम प्रीमियम देकर एक बड़ा सम एश्योर्ड मिलता है। यूलिप, इंडोमेंट प्लान और ट्रेडिशनल प्लान्स में प्रीमियम तो बहुत ज्यादा होता है पर लाइफ कवरेज कम अमाउंट की होती है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है अगर पैसा कमाने वाला इंडिविजुअल अगर अनफोर्सेन इवेंट की वजह से अगर नहीं रहता है, मतलब कि उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके परिवार, उसके बच्चों का जीवन अच्छी तरह से चल सके, यानी कि रोजमर्रा का जीवन भी आसानी से चल सके और बच्चों की पढ़ाई या बच्चों का मैरिज वगैरह का खर्चा भी आसानी से आ सके। इसलिए एक बड़े इंश्योरेंस कवर की जरूरत पड़ती है। इंश्योरेंस इतनी अमाउंट का होना चाहिए, अगर कमाने वाला इंडिविजुअल ना रहे तो उस टोटल अमाउंट के इंटरेस्ट से ही परिवार का गुजारा चल सके और बच्चों की पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना आए। इतनी बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस कवर केवल टर्म इंश्योरेंस में ही मिल सकता है, वो भी कम प्रीमियम देकर। जैसे अगर आप 30-32 साल के एक इंडिविजुअल का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 1 करोड़ सम एश्योर्ड का, तो उसका सालाना प्रीमियम लगभग 12,000 रुपए के आसपास आएगा। अगर अर्निंग मेंबर नहीं रहा तो इस 1 करोड़ रुपए को आप फिक्स्ड इनकम वगैरह में भी इन्वेस्ट करके उससे आने वाले रिटर्न से अपने रोजमर्रा का जीवन आसानी से चल सकता है और बच्चों की पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप दूसरा कोई प्लान जैसे कि यूलिप, इंडोमेंट प्लान या फिर कोई ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं तो 10-12 हजार प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम वाला अगर कोई प्लान लेते हैं तो उसका सम एश्योर्ड 5-7 लाख रुपए ही मिलेगा। उस 5-7 लाख रुपए में तो उस परिवार का जीवन यापन या फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं चल सकता है। टर्म प्लान में कोई रिटर्न नहीं आता है, मतलब जैसे आपने 10 से 12 हजार रुपए 1 साल के इंश्योरेंस के लिए दे दिए हैं और 1 साल तक इंडिविजुअल को कुछ नहीं होता है तो उसका हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। ये प्रीमियम एक तरह से लैप्स हो जाएगा, जैसे हम अपनी कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस में हो जाता है। यूलिप या फिर ट्रेडिशनल प्लान में इंश्योरेंस एजेंट उन प्लानों में बाद में कुछ अमाउंट रिटर्न मिलेगी ये बताकर वो प्रोडक्ट बेच जाते हैं, पर इन प्लान से हमारा प्रोटेक्शन वाला उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हमें अपनी सेविंग और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग रखने चाहिए। अगर यूलिप या फिर ट्रेडिशनल प्लान्स में आप 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड वाला प्रोडक्ट देखेंगे तो उनका सालाना प्रीमियम लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मिलेगा, जो बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। यूलिप या फिर ट्रेडिशनल प्लान्स में लास्ट में जो रिटर्न मिलता है वो लगभग 4-5% ही मिलता है, जो कि काफी कम है। इसलिए आप इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए और जो पैसा बचता है उसको अलग से किसी इन्वेस्टिंग के प्लान में लगा दीजिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स एटसेट्रा। शेयर मार्केट या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न्स 12-13% के आसपास है, जो कि यूलिप या फिर ट्रेडिशनल प्लान के 4-5% रिटर्न से काफी अधिक है। और दूसरा, हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उस पर बहुत बड़ा खर्चा आता है, जो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देगी। इसलिए हमें एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। कुछ लोगों को यूलिप या फिर ट्रेडिशनल प्लान के 4-5% रिटर्न और इक्विटी मार्केट के 12-13% रिटर्न में ज्यादा कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा। आने वाले वीडियो में मैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताऊंगा। कंपाउंडिंग को महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। हम जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उतना ही फायदा हमें मिलेगा। यूलिप या फिर ट्रेडिशनल प्लान के 5% रिटर्न और इक्विटी मार्केट के 12% रिटर्न का लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से कितना फर्क पड़ता है, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी तक हम पर्सनल फाइनेंस के 5 कंपोनेंट के बारे में ब्रीफ में समझ चुके हैं। आने वाले वीडियोज में इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर्सनल फाइनेंस को सीखकर हम अपनी इनकम और सेविंग से मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस की जानकारी होने के बाद हम एक अच्छी और बुरी फाइनेंशियल सलाह में अंतर पता कर सकते हैं और कोई गलत प्रोडक्ट लेने से बच सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के बारे में आप बेसिक नॉलेज फ्री ऑनलाइन आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और यूट्यूब से ले सकते हैं।
चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते रहते हैं।